पारसिया क्षेत्र से जो लोग आए हैं निकलकर, उन्हीं को क्या बोल देते हैं हम, या तो पार्थियन बोल देते हैं या फिर पहलव बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया इतनी कहानी कि पहलव कहाँ से आए थे? ईरान वाले क्षेत्र से। ठीक है, इराक नहीं हुई है ना। तो पहलवों का जो मूल स्थान था, मूल स्थान क्या था इनका? ईरान था। सबको मैंने कल मैप से बताया था कि ईरान कहाँ है, तो दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पहलव यहाँ आते हैं तो ये किस सीमा के अंतर्गत जो है शासन करते हैं, या फिर इनके जो राजा हैं वो कौन कौन से आते हैं। क्योंकि इनके जो संस्थापक हैं वो मिथ्रेडेट्स होते हैं, लेकिन जो शक जैसे शासन कर रहे होते हैं तो उसी समय ये भी लोग जो हैं ईरान वाले क्षेत्र में इनकी क्या होती है, सत्ता रहती है। लेकिन बाद में ये क्या करते हैं, धीरे धीरे जो है, क्योंकि शक इनको जो शक तो पहले ही आ जाते हैं, लेकिन बाद में जो कुषाण जाति थी, जो कुषाण पहले किसको परेशान कर रहे थे? शकों को। क्योंकि हमने उनका कार्यक्रम देखा था कि पहले हिंद यवन, फिर उसके बाद में शक, और शकों के ऊपर पहलव थे, और पहलवों के ऊपर उधर कुषाण भी थे। तो अलग अलग जो है क्षेत्र हमने देखे थे। जैसे कि एक छोटा सा आप मैप बना लीजिए ताकि थोड़ा जो है क्लियर हो जाएगा। ये मान लेते हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका से ही यहाँ पर हम मान लेते हैं आपका अरबियन वाला हिस्सा, सऊदी अरब वाला जो पठार है, या अरबियन प्लेटू भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपका ईरान वाला क्षेत्र हो जाएगा, और यही जो है आपका प्यारा भारत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं क्या है, ये उस समय का जो है यूरोप वाला क्षेत्र। अब देखिए यहां पर पड़ता है आपका ईरान वाला क्षेत्र। ठीक है, यहां मान लीजिए आपका चाइना वाला क्षेत्र, और ये इधर है आपका मध्य एशिया अपन बोल देते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ का जो क्षेत्र है वो एशिया के बीच में आता है, तो उसको अपन मध्य एशिया बोल देते हैं। तो मध्य एशिया में कौन कौन सी उस समय जातियां हुआ करती थी? तो शक जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं? अपने मध्य एशिया से होते हुए ये भारत के अंदर एंटर कर देते हैं। कौन? शक। यहाँ प्यारा भारत हम छोटा सा बना लेते हैं ना। ठीक है, इस तरह का भारत है। इधर दूसरे देश जो है उनसे लगे हुए सीमा से, म्यांमार वगैरह। ठीक है, इधर नीचे जाओगे तो आप थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया वगैरह जो है, यहाँ भी आपको इंडोनेशिया है, बुर्नेई है, फिलीपींस है, और ये तो आपका ऑस्ट्रेलिया वाला महाद्वीप है। तो इस तरह से जो है उस समय देश थे। तो ईरान वाला जो क्षेत्र था तो यहीं रहते थे कौन? पहलव। ठीक है, जैसे हमने इंडो ग्रीक का देखा था, तो इंडो ग्रीकों की क्या थी? दो शाखाएं थी। एक तो बैक्टीरियाई शाखा, तो जो बैक्टीरियाई शाखा थी वो थी जो काकेसस कंट्रियां, आप देखोगे तो 3 कंट्रियों के नाम आते हैं। आप मैप में जाकर देखिए, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। क्योंकि कुछ समय पहले क्या था, आर्मेनिया और अजरबैजान के मतलब जो है युद्ध भी चला था बहुत दिनों तक। तो कहीं ना कहीं जो है आपकी जो काकेसस कंट्रियां हैं वहां पर जो है आपके जो बैक्टीरियाई यवन थे, बैक्टीरिया यवन उस वाले क्षेत्र में थे, काकेसस वाले क्षेत्र में। आपके जो हिंद यवन थे वो अपने यहाँ बिल्कुल भारत की जो सीमा थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अपना जो पश्चिम वाला जो भारत है उस वाले क्षेत्र में जो है हिंद यवन थे। तो अब ये एक एक करके क्या करते हैं, भारत में एंटर करते हैं। और इसी के साथ शक जो है यहाँ पर, यहाँ आपकी जो कॉकेसस कंट्री है तो यहाँ बैक्टीरियाई वाली जो शाखा थी इनकी, हिंदी यवन वालों की, यवन वालों की, और इंडो ग्रीक वालों की थोड़ी, जो हिंद यवन थे ये यहाँ थे, और पहलव यहाँ थे, और कुषाण। कुषाण जो है आपका जो चीन वाला में एक जनजाति हुआ करती थी यूची नाम की, तो ये यूची जो जनजाति है वही क्या करती है, भारत के अंदर प्रवेश करती है, और उन्हीं में से जो है उन्हीं को क्या बोला जाता है? कुषाण बोला जाता है। तो ये कुषाण क्या करते हैं, पहले शकों को परेशान करते हैं। तो जब शकों को परेशान करेंगे तो शक इधर इंटरफेयर करेंगे इनको, और इंटरफेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है फिर पल्लव इनसे जब परेशान हो जाते हैं तो ये पल्लव भी कहाँ चले जाते हैं? भारत की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। आप देखो पारसी लोगों पर जब भी अटैक हुए हैं
तो वो कहाँ कहाँ शरण लेते हैं, वो भारत की तरफ ही बढ़ते हैं, क्योंकि उधर सऊदी अरब वगैरह जो है वहाँ पर भी आप मुस्लिम धर्म को अभी बहुत देखते होंगे। इस्लाम जो है, सारी इस्लामिक कंट्रियाँ इसीलिए बोलते हैं खाड़ी देशों को, क्योंकि वहाँ पर जो मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो ज़्यादातर मात्रा में मिलते हैं। तो इसी तरह से जो है ये लोग क्या करते हैं, भारत की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ भारत की सीमा में जो लोग आए हैं उनके हमें क्या क्या नाम मिलते हैं, तो लगभग जो एक इनका संस्थापक जो बोला जाता है पहलवों का, जो पहलव वंश है इनका जो संस्थापक है वो है मित्रेडस। मित्रेडस। और जब ये मित्रेडस भारत की सीमा में प्रवेश करता है तो इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो लगभग 171 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 130, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड रहता है 171 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व तक, है ना। ये माइनस वाला ही चल रहा है ना, जब अपन ने मौर्योत्तर काल पढ़ा था, मौर्योत्तर काल के पहले मौर्य काल, ठीक है। तो अभी वो मौर्य काल भी जो है उस समय भारत में मौर्य काल ही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि 185 ईसा पूर्व में वो क्या होता है, खत्म होता है, फिर उसके अंडर में आते हैं। तो उसके बाद की जो है स्थिति ये कहाँ पर से बन रही है, ये भारत के बाहरी सीमा में बन रही है। तो यहाँ मिथ्रेडस क्या करता है, पहली बार भारत की तरफ वो क्या करता है, बढ़ता है। अब इनमें जो पहलवों में बहुत ज्यादा मतलब शक्तिशाली कहें या फिर बहुत ज्यादा जिस समय उन्होंने शासन किया था वो व्यक्ति थे गोंडोफर्निस, ठीक है। यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे वो राजा कौन होते थे, गोंडोफर्निस, जो कि पहलवों के सर्व ऐसा मान सकते हैं पहलवों के सबसे शक्तिशाली जो शासक थे वो कौन थे, गोंडोफर्निस। ये बहुत समय तक जो है यहाँ शासन भी करते हैं, भारत के अंदर रहते हैं, गोंडोफर्निस। तो ये गोंडोफर्निस जो होते हैं ये भारतीय सीमा के अंदर क्या करते हैं, सत्ता का संचालन चला रहे होते हैं, और बहुत सारे जो क्षेत्र में क्या करते हैं ये अपना अधिकार भी कर लेते हैं। कौन, गोंडोफर्निस। अब इसकी जो जानकारी मिलती है, इनका जो शासन रहता है लगभग 20 ईस्वी, अब अपन ईस्वी की बात कर रहे हैं ना, 20 ईस्वी से लगभग 41 ईस्वी तक ये क्या करते हैं, 20 साल तक अपना अधिकार जो है जमा कर रखते हैं भारतीय सीमा पे अंदर। अब ये तो हमने कर ली किसकी बात, पहलवों की, है ना, पार्थियन से ये लोग आए थे। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो जानकारी मिलती है एक होता है तख्ते अभिलेख, ठीक है, अभिलेख का नाम है, क्योंकि इसकी जो जानकारी मिलती है पल्लवों की वो किससे मिलती है हमें, तख्ते बही अभिलेख। अब ये तख्ते बही अभिलेख हैं, इसमें हमें जानकारी जो मिलती है, इसमें जो गोंडोफर्निस है इनका जो नाम है एक अलग नाम मिलता है। इनका जो नाम मिलता है इसमें इसको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है गुदुवर। गुदुवर किसको बोला जा रहा है यहाँ पर, गोंडोफर्निस को, है ना। जो तख्ते बही अभिलेख क्या करता है, हमें जानकारी प्रदान करता है किसकी, पल्लव वंश की, कि पल्लव भी भारत में आए थे, और उसका जो सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली जो राजा था वो कौन था, गोंडोफर्निस था। और गोंडोफर्निस में इस अभिलेख में क्या मिलता है, इसका नाम गुदुवर मिलता है ना। अब इस नाम का जो अर्थ है, मीन्स है, उस मीन्स को लिख लीजिए। इसका जो अर्थ होता है फारसी में वो होता है बिंद फर्ण, फारसी भाषा में, फारसी भाषा में इसका जो अर्थ होता है वो होता है बिंद फर्ण। और बिंद फर्ण की भी अगर अपन बात करें तो सामान्य रूप से इसको बोलते हैं यशस्वी। जैसे राजा अपन पढ़े थे कि भाई जो राजा है वो बहुत ज्यादा यशस्वी था, मतलब यशस्वी का मतलब कि उसकी जो प्रसिद्धि है वो प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक जो है उसको मतलब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, इसकी बात हम करते हैं ना। तो इसको बिंद फर्ण का जो है मीन्स होता है वो होता है यश या विजय, ठीक है, यश विजय इसका अर्थ होता है बिंद फर्ण का। फारसी में इसको बिंद फर्ण बोला गया है। गुदुवर तख्ते बही अभिलेख में मिलता है, फारसी में इसको बिंद फर्ण, और हिंदी की अगर हम बात करें तो इसी का अर्थ क्या होता है, यश विजय होता है, ठीक है। यहां तक समझे, आगे बढ़े।
देखो भाई, ईरान वाले क्षेत्र में पहले निवास कर रहे होते हैं, जब इनको परेशान किया जाता है तो वो बढ़ते हैं भारत की तरफ ही। ठीक है, तो उसमें जो गोंडो फर्निस होता है ना, गोंडो फर्निस प्रमुख रूप से कुछ हिस्सों में क्या करता है, अपना अधिकार कर लेता है, क्योंकि शकों के कुछ क्षेत्र रहते हैं, तो उन शकों को क्या करता है, ये कुछ लोगों को जो उनके क्षेत्र थे उनको अपने अधिकार में कर लेता है। ठीक है, बाकी ये रहते शुरू में कहाँ रहते हैं, ईरान में ही रहते हैं। मूलतः जो स्थान था इनका ईरान ही था, लेकिन बाद में क्या करते हैं, ये शकों के कुछ क्षेत्र हुआ करते थे। उस समय भारत कितना बड़ा था, अफगानिस्तान वाला भी उसी में था, पाकिस्तान वाला हिस्सा भी उन्हीं के अंदर आता था। तो इंडो ग्रीकोस के कुछ अधिकार किसने ले लिए थे, शकों ने छीन लिए थे। फिर शकों ने जो क्षेत्र अधिग्रहण कर रखा था, तो कुछ क्षेत्र में इन्होंने भी क्या कर लिया था, अपना शासन करने के लिए उसमें शासन कर लिया। अब इनकी अगर इनके बाद में जो है कहीं ना कहीं इनका जो है क्या होता है, फिर पतन हो जाता है, इनकी जो सत्ता है वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसी के बाद में जो अगला जो अपन वंश पढ़ते हैं, उनमें पढ़ते हैं कुषाणों को। और कुषाण वंश जो है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो बौद्ध धर्म को अंतिम जो शासक शरण देते हैं या संरक्षण देते हैं, वो देते हैं कनिष्क। क्योंकि कनिष्क के टाइम पे ही क्या होती है, चतुर्थ बौद्ध संगति भी होती है। अब चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद में तो कोई बौद्ध संगति हुई नहीं, तो अपन को पता लग जाता है कि भाई उनके बाद में कोई भी ऐसा राजा नहीं होता है जो कि बौद्ध धर्म का जो है अच्छे से रख रखाव कर सके। और कुषाण भी कौन थे, कुषाण भी तो बाहरी व्यक्ति थे, वो भी तो भारत की सीमा में आकर क्या कर रहे हैं, बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद में जो है हम किसको पढ़ते हैं, कुषाणों को, कुषाण वंश या कुषाण डायनेस्टी। और ये आते कहाँ से हैं, तो ये कौन से स्थान से आते हैं, चीन का जो एक स्थान होता है तुर्किस्तान, है ना, चीन में एक जगह है तुर्किस्तान, वहीं से क्या होती है, एक ट्राइब्स होती है यूची, इनको बोला जाता है। उस यूची के बाद में जो है वही क्या कहलाते हैं, कुषाण कहलाते हैं। तो कुषाण क्या करते हैं, फिर भारत की सीमा में एंटर करते हैं। लिखिए भाई इनके बारे में भी, क्योंकि पार्थियनों के शासन जब समाप्त हो रहा होता है तो फिर बाद में क्या आते हैं, कुषाण अपने अधिकार क्षेत्र में इनको ले लेते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पर, पार्थियन के बाद शासन सत्ता में कुषाणों के अधीन हो गए थे। ठीक है, पहला बिंदु क्या हो गया कि पार्थियनों के बाद में जो कुषाण है वो क्या कर लेते हैं, अपनी सत्ता को जो है जमा लेते हैं या अपने अधीन कर लेते हैं। सेकंड जो है इनका स्थान है, इनको क्या बोला जाता था, इनको तोखरी भी बोला जाता था ना, इनको क्या बोला जाता था, कुषाणों को तोखरी, या इनकी जो है तोचेरियन, है ना, चाइना की भाषा जैसी लग रही है ना, तोचेरियन। ठीक है, इनको क्या बोला जाता था, तोखरी या तोचेरियन इनको बोला जाता था, किनको, कुषाणों को। अब इनका मूल स्थान जो है वो कौन सा था, जो चीन है, चीन की पश्चिमी सीमा में ही कौन सा क्षेत्र पड़ता है, तुर्किस्तान वाला। तो इनका स्थान कौन सा हो गया, चीन का पश्चिमी हिस्सा, और उसी को क्या बोलते थे, तुर्किस्तान। ठीक है, आज भी आप देखोगे जब मध्य एशिया पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी कंट्री आप पढ़ते हो, जिसमें तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है ना, सारे स्थान वहीं मिलेंगे, है ना, मध्य एशिया में। तो ये चीन का क्या होता था, पश्चिमी हिस्सा आता था, तो पहले उसमें निवास कर रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। तो पहले तो ये क्या करते हैं, शकों को परेशान करते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे क्या करते हैं, ये भी भारत की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब क्या है, हमें कुछ नई चीजें मिलने वाली है ना। तो जब देखते हैं तो धीरे धीरे इनकी भी इच्छा होती है कि वो भी क्या करें, भारत की तरफ बढ़े। अब इसका जो प्रमुख शासक होता है, जो मतलब इस वंश की स्थापना करता है, तो लगभग 16 एडी में, मतलब 16 या 15 एडी में क्या करता है, एक राजा होता है, इस राजा का नाम लिख लीजिए आप, जो कि इसकी स्थापना करता है। वास्तविक संस्थापक ये नहीं होता है, वास्तविक संस्थापक को अपन पढ़ेंगे
कडफिसस को, इसके पहले एक आते हैं कुजल कडफिसस, है ना। कुजल कडफिसस को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये संस्थापक भी कभी कभी पूछ लिए जाए, है ना, कि भाई कुषाण वंश के संस्थापक है वो कौन है। कुषाण वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है, कुजल कडफिसस। और इनका जो शासन रहता है, लगभग जो शासन सत्ता है वो कब तक रहती है, ये 15 एडी से 15 एडी से लगभग 16 एडी तक क्या करते हैं, शासन करते हैं। और इनके बाद में ही जो सत्ता में आते हैं जो कि वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। आप याद रखिएगा, एक तो फाउंडर होते हैं और एक रियल फाउंडर होते हैं। जो फाउंडर होते हैं वो क्या होते हैं, उस चीज की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव रहता है सत्ता में वो उतना प्रभाव जो है अधिक नहीं रह पाता है। और अधिक प्रभाव ना रहने की वजह से जो आगे के जो शासक आते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो सत्ता है उसको मजबूत कर लेते हैं और शासन व्यवस्था का जो संचालन है वो काफी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। इसीलिए उनको क्या कह दिया जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो कुजल कडफिसस है ये क्या करते हैं, संस्थापक रहते हैं, लेकिन जो विम कडफिसस आते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे जो है इनको अच्छे से करते हैं, सही तरीके से मैनेज करते हैं, तो उनको बोला जाता है इनको वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक या इनको बोलते थे रियल फाउंडर, है ना। हो गया। जो वास्तविक संस्थापक होते हैं वो कौन होते हैं, आपके विम कडफिसस, है ना। भाई देखो नाम ऐसे ही मिलेंगे जैसे हमने इंडो ग्रीकों में पढ़ा था, कौन कौन से, एक तो डेमेट्रियस पढ़ा था, मिनांडर पढ़ा था, फिर शकों में भी अपन ने कौन कौन पढ़े थे, नहपान पढ़ा था, रुद्रदामन पढ़ा था, मो पढ़ा था, मोगा, है ना, जिसको अपन बोलते हैं संस्थापक था। फिर पल्लवों में गोंडोफर्निस, है ना। अब कुषाणों में कुजल कडफिसस, विम कडफिसस। लेकिन इनका जो शासन रहता है किसका, विम कडफिसस का, तो ये इनका जो शासन होता है ये भी लंबे समय तक जो है लगभग जो है 18 वर्ष तक ये शासन करते हैं, ना। इनका भी 60 एडी से लेकर कनिष्क के शासन काल तक लगभग 78 एडी तक, यानी कि 78 से किसका शुरू हो जाता है, कनिष्क का शासन हो जाता है। तो ये बाद में जो है फिर कनिष्क शासन करते हैं भारत की सीमा पर। अब यहाँ पर जो है विम कडफिसस के बारे में कुछ चीजें लिख लीजिए, क्योंकि ये क्या है, कुछ कार्य करता है। विम कडफिसस क्या करता है, कुछ अपने ही नाम मतलब जो है सिक्के चलवाता है, और उन सिक्कों में दाएं और बाएं मतलब ऊपर और नीचे क्या है, कुछ लेख ये लिखवाता है, कौन, विम कडफिसस। तो लिख लीजिए इसको थोड़ा। इसके जो सिक्के हैं वो दो लिपि में मिलते हैं, एक तो यूनानी और एक खरोष्टी। ये क्या करता है, बड़ी मात्रा में क्या करता है, सोने के सिक्के चलवाता है, सोने के सिक्के क्या करता है, जारी करता है। तो ऊपर जो लिपि होती है, मतलब दो तरफ लिपि होती है, एक तरफ में जो है यूनानी और दूसरी तरफ जो होती थी वो खरोष्टी। हाँ, दूसरी तरफ कौन सी होती थी, खरोष्टी। ठीक है। पहली बार अगर हम बात करें कि उसकी स्थापना कौन करते हैं, हमने क्या देखा था कि पहली बार अगर हम बात करें किसकी, सोने के सिक्कों की, तो मिनांडर क्या करते हैं, शुद्ध सोने के सिक्के जो हैं, मतलब पहली बार गोल्ड के जो कॉइन्स है वो किसके मिलते हैं, हमें मिनांडर के मिलते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें कि बड़ी मात्रा में जो सोने के सिक्के चलवाते हैं वो कौन चलवाते हैं, आपके विम कडफिसस। मतलब वंश कौन चल रहा है, कौन सा, कुषाण वंश चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुषाण वंश चल रहा है ना। अब आप ये चलिए ये सोचिए कि जब बड़ी मात्रा में जब सोने के सिक्के ये चलवाते हैं और लिपि भी क्या करते हैं, यूनानी भी लिखवा रहे हैं और दूसरी खरोष्टी लिपि भी लिखवा रहे हैं, तो अब इनका जो है क्या करते हैं, ये जो सिक्के होते हैं, क्योंकि कुषाणों ने कौन सा धर्म अपना लेते हैं, ये कुछ तो हिंदू धर्म में, है ना, बौद्ध तो कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म को कनिष्क संरक्षण भी देते हैं। लेकिन इनके टाइम पे क्या हो रहा था, क्योंकि वैष्णव धर्म का प्रभाव पहले से ही बना हुआ है,
तो वैष्णव धर्म में आते आते यहाँ पर जो शैव धर्म था उसके भी कुछ क्या है फॉलोवर्स थे। तो इन्होंने जो अपने सिक्कों में मूर्तियां जो बनवाई है वो ज्यादातर जो मूर्तियां हैं वो शिव की मिलती है ना। शिव को जो है काफी लंबे समय से लोग एक अच्छे देवता के रूप में मानते आ रहे हैं। तो शैव धर्म का ये अनुयायी था और इन्होंने उपाधियां भी ली, वो भी किसकी ली, शिव के नामों की ये लेता है, कुछ उपाधियां भी धारण करता है। कौन, विम कड़फिसस, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए, ये क्या क्या करता है, क्योंकि इसका जो क्षेत्र था वो ये सिंधु पार को करके तक्षशिला में आ जाता है ना। इसका क्षेत्र भी आप लिख लीजिए, ये क्या करता है, सिंधु नदी पार करके तक्षशिला तक क्या करता है, अपना अधिकार कर लेता है ना। क्योंकि उस समय का पाकिस्तान क्या था, भारत, है ना। तो सिंधु नदी को पार करके ये क्या करता है, तक्षशिला के आगे ये बढ़ जाता है और वहां के जो क्षेत्र हैं वहां तक क्या कर लेता है, विम कड़फिसस अपना अधिकार कर लेता है और सिक्के चलाता है। इसके अलावा इसके बाद में क्या करता है, ये कहीं ना कहीं जो कुछ धर्म थे उस समय, जैसे कि जो सिक्के थे उन सिक्कों पर क्या करता था, उस समय के जो धर्म थे, शैव धर्म था तो शिव की आकृति, है ना, ये सिक्कों पर बनवाता है ना, शिव की आकृति बनवाता है। इसके अलावा जो नंदी है, नंदी मतलब जो शिव का वाहन होता है ना, देखते होंगे आप, नदी नहीं लिखना है, नंदी लिखना है ना। नंदी के अलावा त्रिशूल, ठीक है, तो त्रिशूल भी क्या करता है, उनकी सिक्कों पर आकृति उकेरवाता है ना, आकृति छपवाता है। तो इनके जो सिक्के मिलते हैं उन सिक्कों पर शिव की आकृति, नंदी की आकृति और त्रिशूल की आकृति ये मुख्यतः रूप में चलती थी। अब जो शैव अनुयायी हुआ करते हैं, तो शैव अनुयायियों के अलावा जब ये उपाधियां धारण करता है तो कहीं ना कहीं शिव की जो नाम है उन्हीं के ऊपर ये क्या करता है, उपाधियां धारण करता है। तो उपाधियों के नाम लिख लीजिए इसमें, है ना। एक तो महेश्वर की जो उपाधि है ये क्या करता है, धारण करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश सुना होगा, है ना। तो ये अपने आप को क्या बोलता है, महेश्वर बोलता है। कौन, विम कड़फिसस, ठीक है, महेश्वर बोलता है कौन, विम कड़फिसस। इसके अलावा और जो उपाधियां हैं उनमें महाराज की उपाधि, है ना, लिख लीजिए महाराज, ठीक है। इसके अलावा राजाधिराज, महाराज मतलब भाई महाराज कौन होते हैं, महान राजा, मतलब कुछ लोगों पे क्या कर रहे हैं वो राजा, कुछ लोगों के राजा को, कुछ लोग राजा हैं, उन राजाओं के ऊपर क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, इसलिए उनको बोला जा रहा है महाराज। समझ रहे हैं, राजाओं के ऊपर राज करने वाले को महाराज। अब बहुत सारे राज्य के जो महाराजा हैं उन पर भी क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, तो राजा धीराज। समझ गए। अब यहां पर ये उपाधियां धारण करने का मतलब ये था कि वो अपने आप को क्या बता रहा था, सर्वोच्च बता रहा था कि अब मैं ही हूं जो भी हूं, ठीक है। बोलते हैं ना पुनिच भगवान है, कभी कभी सोचते होंगे, ठीक है। तो उसी तरह से जो है कहीं ना कहीं विम कड़फिसस भी क्या कर रहा था, इन्होंने उपाधियां जो है धारण करी थी। अब इनके अलावा एक और है सर्वलोकेश्वर। सर्वलोकेश्वर मतलब जो चाहे पृथ्वी लोक हो चाहे यमलोक हो, है ना, पता नहीं कौन से लोक हैं, तो उनका मैं क्या हूं, उन सभी लोगों का क्या हूं मैं, ईश्वर हूं। तो ये लोकेश्वर की भी क्या करते हैं, उपाधि धारण करते हैं, लोकेश्वर, ठीक है। सर्व भी लगा लो भाई, है ना, नहीं तो कैसे पता लगेगा। तो सर्व लोकेश्वर की भी क्या करते हैं, ये टाइटल जो है ग्रहण करते हैं, ना, उपाधि मतलब टाइटल। अब इनके बाद में हम पढ़ते हैं कनिष्क को, क्योंकि कनिष्क का जो है एक शासन भी बहुत लंबा होता है और कनिष्क जो है बहुत सारे क्या करता है, रिफॉर्म भी करवाता है। और कनिष्क के शासन काल में जो है कुषाण वंशों की जो हम बात करें अवस्था है या फिर स्टेटस है वो बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है, क्योंकि कनिष्क ही एक ऐसा शासक है जो कि चीन से यूरोप में जो एक रेशम मार्ग जाया करता था उस पर क्या करता है, अपना अधिकार कर लेता है और अधिकार करने के बाद में उस पर क्या कर देता है,
टैक्स लगा देता है, और टैक्स जब लगाने लगता है तो उसके मात्रा जो है पैसों की, उसके टाइम पे जो राजस्व है, रेवेन्यू है, वो इतना बढ़ गया था कि सबसे जो शुद्ध सोने के सिक्के जारी करवाता है वो कौन करवाता है? कनिष्क करता है, क्योंकि कुषाणों में तो चलते हैं, कुषाण तो पूरा वंश हो गया। तो सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के हैं वो कौन जारी करवा रहा है? कनिष्क करवा रहा है। कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं कि पहली बार सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो हिंद यूनानियों ने, है ना। शीशे के सिक्के किसने चलवाए? तो सातवानों ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके कब चले? तो वो गुप्त काल में। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस में चलेंगे? गुप्त काल, जो कि अपन इनके बाद में पढ़ेंगे। तो गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के तो चलते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी जो है उतनी मेंटेन नहीं हो पाती। ऐसा देखने को मिलता है कि कॉपर के जो सिक्के होते हैं उन पर क्या किया जाता था? सोने का जो पानी है, गोल्ड का जो वाटर होता है, उसको क्या कर दिया जाता था? परत को ऊपर चढ़ा दिया जाता था। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के हुए कि नहीं हुए? वो भली से सिक्के तो थे कॉपर के, लेकिन उनपे तांबे की गोल्ड की जो परत है वो चढ़ा दी थी। तो सर्वाधिक सोने गुप्त काल में मिलेंगे। लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो हैं वो कहां से मिलते हैं अपन को? कनिष्क के मिलते हैं। और वो कुषाण, अगर वंश का नाम पूछा जाए तो कुषाण वंश आपको लगाना है। तो सारी फैक्ट समझ में आए ना? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कनिष्क की। तो जैसे ही कनिष्क क्या करता है? सत्ता को संभालता है, शासन को संभालता है, उस समय जो होता है वो होता है 78 ईस्वी वाला। अब ये 78 ईस्वी क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि जैसे ही ये क्या करता है, शकों को पराजय कर कर खुद सत्ता में आता है, तो क्या करता है ये? शक संवत की जो है शुरुआत करता है। जब अपना राज्याभिषेक करवाता है, राज्यारोहण करवाता है या कोरोनेशन करवाता है, उस समय क्या करता है ये? राज्याभिषेक। राज्याभिषेक कब करवा रहा है? 78 ईस्वी में करवा रहा है। तो यहीं से क्या करता है ये? शक संवत की शुरुआत करता है। ठीक है, जैसे कि कल भैया पूछ रहे थे कि सर शक संवत जो है शकों के टाइम, तो शकों के टाइम नहीं चलता है, शकों के विजय के उपलक्ष्य में कौन का चलाता है इसको? कनिष्क चलाता है। ठीक है, समझ पाए? किसका? शक संवत। आप हिंदू कैलेंडर देखते हो? चैत, बैसाख, जेठ, अषाढ़, श्रावण, भादो, क्वार, कार्तिक, महापोष, है ना, ये सुना है। तो जो हिंदू कैलेंडर होता है हमारे भारत का, वो कहीं ना कहीं जो है शक संवत के आने पे बाद में जो भारत सरकार इसको भी यूज में लाती है ना। जो शक संवत है, अपन बोलते हैं ना विक्रमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम में आत्मर्पित करते हैं। वो कहीं ना कहीं जो है जो तारीखों को जो यूज करती है भारत सरकार, वो तारीखें किसकी लेती है? वो शक संवत के आधार पर। जो हमारा हिंदू कैलेंडर चलता है, जिसमें आप देखते होंगे 21 मार्च या 22 मार्च से जो है उसका महीना शुरू होता है, चैत्र वाला। समझ रहे हो? हाँ, मैंने आपको बोला था कि जो विक्रमी संवत है, वो विक्रमादित्य क्या करते हैं? जब शक राजाओं को हराते हैं तब चलाते हैं विक्रमी संवत। और शक संवत कौन चला रहे हैं? यहाँ कनिष्क चला रहे हैं। तो इसमें बहुत लगभग जो है 158 साल का जो है डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि विक्रमी संवत शक संवत से बहुत पहले का है। समझ पा रहे हैं आप? विक्रमी संवत जो है विक्रमादित्य चलवाते हैं, वो गुप्तों के राजा होते हैं, है ना, लेकिन वो बहुत पहले ही चलवा देते हैं। जबकि कनिष्क जो चलवाता है वो 78 ईस्वी में आते आते चलवाता है। समझ पाए आप? हाँ या ना? कैलेंडर ही होता है इन, जब आप कैलेंडरों को पढ़ोगे ना, अलग अलग कैलेंडर आते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हिंदू यूनानियों ने कैलेंडर वर्ष की जो है स्थापना करी है। उनके बाद में क्या करने लग गए, हर राजा, क्योंकि प्रत्येक राजा को अपने आप को सुपीरियर बताना है, तो हर राजा क्या करते थे? अपना अपना कैलेंडर अलग जो है रखवा देते। जब आप कोई भी राजपत्र पढ़ोगे तो उस राजपत्र में भी जो डेट आती है वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार ही चलती है। जैसे कोई त्योहार आते हैं, तीज त्योहार, तो वो भी हिंदू कैलेंडर के अनुसार चलते हैं। जैसे अपन इस्लामों में भी तो देखते हैं ना, उनके भी अलग अलग कैलेंडर होते हैं। ग्रेगरियन कैलेंडर का आपने नाम सुना होगा। जब अपन ईसा मसीह को पढ़ते हैं तो वो उनका जो है अलग कैलेंडर होता है। तो सभी जो धर्म है उनके लगभग लगभग अलग अलग कैलेंडर होते हैं, और उनकी उसी हिसाब से फिर डेटें होती है ना। जैसे आपने मुस्लिम कैलेंडर, इस्लाम कैलेंडर जो है वो देखा होगा।
तो उनके जो अपने जैसे सोम मंगल बुध गुरु शुक्र होते हैं ना, उनके भी नाम अलग होते हैं फिर, है ना। शुक्रवार को क्या बोलते हैं वो, जुम्मा, है ना, जुम्मे की रात, ठीक है। हाँ, शुक्रवार को जुम्मा बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं 78 ईस्वी में, क्योंकि जो नाम है देखो भाई, सबके अलग अलग नाम मिलेंगे, हिंदू कैलेंडर में अलग नाम मिलेंगे, मुस्लिमों में अलग मिलेंगे, लेकिन दिन तो वही रहेगा, दिन थोड़ी चेंज होगा। दिन तो सामान्य रूप से उगता है और डूबता है। और ये भी बात कहीं ना कहीं जो अपन भूगोल पढ़ते हैं तो वो समझ जाते हैं कि जहाँ प्रकाश पहुंच रहा है वहाँ दिन, जहाँ प्रकाश नहीं पहुंच रहा वहाँ अंधेरा। तो दिन रात भी नहीं हुआ, वो तो पृथ्वी तो गोल है बेचारी, घूम रही है, उसका क्या कसूर। ठीक है, अब आ जाइए अपन टॉपिक पे ना, क्योंकि इधर उधर क्यों जाए। बोलो, क्या हुआ? समझ नहीं पाया यार। इसको अपन थोड़ा बाद में देखेंगे, टॉपिक रह जाएगा ना, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ, तो अब देखिए, जो राज्य अभिषेक है उसके दौरान क्या करता है ये, शक संवत की शुरुआत कौन कर रहे हैं, कनिष्क कर रहे हैं। और कब कर रहे हैं, जैसे ये अपना राज्य अभिषेक करवाते हैं। राज्य अभिषेक का मतलब जानते हो ना सब, कि राजा क्या कर रहा है, मतलब गद्दी पे बैठ रहा है राज करने के लिए, है ना, दूसरे लोगों को पराजय करके खुद गद्दी पे बैठ रहा है। तो उस समय क्या करता है, ये शक संवत की शुरुआत करता है ना, 78 ईस्वी से। अब आप ये मानिए, जब ये शक संवत चलाता है, क्योंकि बाद में जब अपन रुद्रदामन को पढ़ते हैं ना, रुद्रदामन जो जूनागढ़ अभिलेख बनवाया था, वो रुद्रदामन क्या करता है, इसी शक संवत को अपनाता है। अपनाने का मतलब समझ रहे हो ना, कि उसी के अनुसार अपने शासन सत्ता को संचालित करता है, उसको व्यवहार में लाता है। व्यवहार में लाना अलग बात है और चलाना अलग बात है। चलाया, शुरुआत किसने करी, कनिष्क ने करी, लेकिन कहीं ना कहीं जो शक शासक थे वो भी क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंशन करते हैं उसका, है ना, उसको एक्सेप्ट करके। तो अब ये देखिए, इसके टाइम पे जो रोमन सम्राट हुआ करते थे, तो रोमन सम्राटों की एक खासियत थी कि जब भी वो सिक्के चलवाते थे, वो रोमन शैली के सिक्के आप देखना, काफी मतलब आकर्षक होते थे। मतलब रोमन शैली के जब सिक्के आप पढ़ोगे, क्योंकि अलग अलग शैली थी उस समय, सिक्के ढालने की जो जगह होती थी वो अलग अलग होती थी। तो कहीं ना कहीं कनिष्क को ऐसा लगता है कि जैसे रोमन सम्राट हुआ करते हैं, तो रोमन सम्राट कुछ उपाधियां लेते थे, जैसे केसर की उपाधि लेते थे। आपने गांधी जी के बारे में सुना होगा, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं भारत में, तो उनको अंग्रेज एक उपाधि देते हैं, केसर हिंद की उपाधि, जिसको केसर हिंद की उपाधि को बाद में लौटा भी देते हैं कि रख लो आपकी उपाधि को, हमें नहीं चाहिए, है ना। जब सेकेंड वर्ल्ड वार में वो, ना तो मैं एक भाई दूंगा, ना मैं एक पाए दूंगा, ना तो मतलब जनता में, मतलब जो सेना है उसमें, ना तो मैं एक व्यक्ति को शामिल करूंगा और ना ही मैं पैसों की मदद करूंगा। तो वो उसको लौटा देते हैं बाद में। तो यहाँ पर क्या होता है, रोमन शैली में जो सिक्के चलते थे उसी तरह से क्या करता है, ये भी सिक्के जारी करवाता है, रोमन शैली के सिक्के जारी करता है। और कनिष्क के टाइम पे क्योंकि क्या हो रहा है, व्यापार जो है, ट्रेड है, वो बहुत बढ़ गया था। कौन सा वाला मार्ग था, रेशम मार्ग। रेशम मार्ग क्यों पड़ा नाम, क्योंकि चीन से जो है रेशम कहाँ जाता था, यूरोप जाता है। और रेशम से क्या बनाए जाते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इनके टाइम पे क्या होता था, जो ट्रेड होता था उनसे बहुत ज़्यादा जो है इनको कर मिलता था, रेवेन्यू मिलता था, और उससे इनकी जो है अर्थव्यवस्था भी काफ़ी सुदृढ़ हो गई। तो ये क्या करता है, रोमन शैली के जो सिक्के हैं वो कौन चलवाता है, कनिष्क चलवाता है। अब ये रोमन शैली में जो सम्राट हुआ करते थे वहाँ के, तो वो कुछ उपाधियां हैं उनकी, जैसे कि केसर की हैं। रोमन शैली के जो राजा थे वो केसर की उपाधि, इसके अलावा सेजर, सीजर सॉरी, सीजर, है ना। ये ऐसी जो उपाधियां हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या करता है, ये धारण करता है। कौन, कनिष्क। मतलब जो रोमन सम्राट जैसी जैसी उपाधि धारण करते हैं वैसी की वैसी। अब एक जो और बात है यहाँ पर,
जो कनिष्क का शासनकाल है, क्योंकि तक्षशिला तक तो कौन आ गए थे, विमकडफिसस पहुंच चुका था। तो विमकडफिसस वाला जो क्षेत्र है उसको इसने क्या है कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया। तो इसके टाइम पे जो राजधानी आती दो हो चुकी थी, एक तक्षशिला और एक लाहौर वाला जो क्षेत्र है उसी के पास पाकिस्तान में एक जगह है पुरूसपुर। हाँ, पेशावर भी उसको बोलते हैं, ठीक है। आज का पेशावर है, उस समय उसको पुरूसपुर बोलते थे। तो इसकी दो राजधानियां हो जाती है, एक तो कौन सी, तक्षशिला तो भाई पहले से ही रहती है कुषाणों की राजधानी। सेकंड जो बनती है पुरूसपुर, और आज का जो नाम है पुरूसपुर का वही है पेशावर पाकिस्तान में। पेशावर पाकिस्तान में वर्तमान में, ठीक है। दूसरी हम मथुरा बनेगी ना, क्योंकि तक्षशिला से ट्रांसफर करता है ना। तक्षशिला तो पहले रहती है कनिष्क के टाइम पे, क्योंकि कनिष्क के टाइम पे दो जो राजधानियां होती है उसमें मथुरा वाला रीजन आ जाएगा ना, क्योंकि मथुरा में आएगा तभी तो भाई बौद्ध धर्म से ये प्रेरित होगा, है ना। तो मथुरा को क्या करता है, ये सेकंड कैपिटल के रूप में बना देता है, ठीक है। विमकडफिसस तक्षशिला वाले हिस्से में था। तो फिर बाद में जब ये कुषाण वंश में कनिष्क का जो शासनकाल आता है तो ये पहली राजधानी जो है इसकी फिरोजपुर रहती है, और सेकंड जो कैपिटल है, सेकंड कैपिटल को किसको बनाता है, ये मथुरा को बनाता है। और मथुरा का अलावा जो आपकी जो चौथी बौद्ध संगति होती है वो होती है कश्मीर वाले क्षेत्र में, कुंडलवन जगह होती है, तो वहीं पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो वहां पर देखने को मिलती है उनको ना। अब लिखिए भाई चौथी बौद्ध संगति के बारे में, है ना, क्योंकि पूछा जाता है कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो किस किस के शासन काल में हुई है और किस किस ने करवाई है। चतुर्थ बौद्ध संगति पहले किसके टाइम पे हुई थी, हाँ, बिंबिसार का बेटा कौन था, अजात शत्रु। सेकंड कालाशोक के टाइम, कालाशोक किसका था, शिशुनाग का, ठीक है। कालाशोक के बाद में अशोक के टाइम, अशोक के बाद में कनिष्क के टाइम। तो ये चार बौद्ध संगतियां हैं वो हमें क्या मिलती है, पढ़ने को मिलती है। तो इस समय जो है कहाँ होती है, ये कश्मीर के कुंडलवन में जगह है ना। कश्मीर में कौन सी जगह है, कुंडल वन, ठीक है। कश्मीर में कुंडल वन है, तो वहां पर क्या होती है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होते हैं या फिर चतुर्थ बौद्ध संगति होती है। अब पहली बौद्ध संगति कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में बौद्ध की मृत्यु होती है, तो तभी कौन करवाता है, अजात शत्रु। 483 के बाद में 100 साल और कम कर दो तो 283, सॉरी 383, 383 में कौन करवा रहा है, कालाशोक। फिर 250 ईसा पूर्व कौन करवा रहा है, अशोक। फिर 250 ईसा पूर्व के बाद में कनिष्क जो शासनकाल है उसमें करवाता है, तो इसका लिख लीजिए प्रथम सदी। जो प्रथम शताब्दी होती है, प्रथम सदी होती है, तो उसमें क्या होती है, चौथी जो बौद्ध संगति है वो देखने को मिलती है। उनके सारे जो है ईसा पूर्व है, यहाँ पर प्रथम शताब्दी है, ठीक है। अब इसके अध्यक्षता कौन करते हैं भाई, अध्यक्ष भी तो होंगे ना, बताए थे मैंने उसमें भी अध्यक्ष, बताओ। इसमें देखो दो लोग होते हैं, एक तो अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं। जो अध्यक्ष होते हैं वो वसुमित्र होते हैं, और वसुमित्र के अलावा एक और व्यक्ति इसमें होते हैं जो उपाध्यक्ष बनते हैं। वसुमित्र तो क्या होते हैं, वसुमित्र अध्यक्ष थे, और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो होते हैं अश्वघोष, अश्वघोष, ठीक है। फिर ये अश्वघोष क्या करता है, ये पहले पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र में रहता है अश्वघोष, तो इसको कनिष्क क्या करता है, अपने दरबार में बुला लेता है ना, कनिष्क के दरबार में अश्वघोष रहता है। तो ये कौन थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, और किसके शासन काल में हुई थी, तो कनिष्क के शासन काल में होती है। ठीक है, कनिष्क के शासन काल में होती है कौन सी, चतुर्थ बौद्ध संगति। और कनिष्क क्या करता है, बहुत सारे बौद्धों के लिए मतलब विहार बनवाता है, स्तूप बनवाता है ना,
बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उनके लिए क्या करता है, विहार मतलब जो गुफाएं होती थी, गुफाओं को काट काट कर क्या कर दिया जाता था, रहने योग्य स्थान बनाया जाता था। तो बौद्धों के लिए क्या करता है, कुछ विहार, चैत्य और स्तूप, समझते हो सब। विहार मतलब रहने का स्थान, चैत्य मतलब जहां पर वो ध्यान लगाए, पूजा करे, उपासना करे, और स्तूप आप समझते ही हो, जब कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म का अनुयायी जो है मतलब जो है पंच तत्वों में मिल जाता है, तो उसके दौरान क्या कर दिया जाता है, उसके शरीर को रखने के लिए एक स्तूप बना दिया जाता है, ठीक है, समाधि की तरह, ठीक है। तो ये क्या है, बौद्धों के लिए क्या कराता है, कनिष्क कुछ विहार भी बनवाता है, चैत्य भी बनवाता है और स्तूप भी बनवाता है। अब इसके जो दरबार में कुछ लोग रहते थे फेमस फेमस, उनके नाम लिख लीजिए। जो दरबार में जो रहते थे कनिष्क के, कौन कौन रहते थे, एक तो, दो तो यही हो जाएंगे, एक तो वसुमित्र और एक असुघोष। वसुमित्र अध्यक्ष और असुघोष उपाध्यक्ष थे चौथी बौद्ध संगति में। अब जो असुघोष हैं ये उपाध्यक्ष के साथ साथ साहित्यकार भी थे। अब साहित्यकार होंगे तो कुछ साहित्य भी लिखेंगे। असुघोष कौन थे, साहित्यकार थे। तो साहित्यकारों में ये जो लिखते हैं, एक तो बुद्ध चरित लिखते हैं जो कि पूरे बुद्ध के जीवन पर आधारित होती है, बुद्ध चरित लिखते हैं। दूसरा जो ग्रंथ लिखते हैं वो है सूत्रालंकार, सूत्रालंकार। तो ये दो जो है कृतियां इनकी मिलती है। तो ये असुघोष क्या होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति के, इसके अलावा साहित्यकार भी थे। इसी तरह से जो वसुमित्र थे, वसुमित्र अध्यक्ष तो होते ही हैं, इसके अलावा ये दार्शनिक भी थे। वसुमित्र दार्शनिक मतलब फिलोसफर, और फिलोसफर कौन होते हैं, जो विचारों पर चिंतन मनन करते हैं, सोचते विचारते रहते हैं, है ना, सच क्या है, सत्य की खोज में जो निकलते हैं वही क्या हो जाते हैं, दार्शनिक हो जाते हैं, जिनको मतलब सत्य का ज्ञान हो जाए, है ना। अब दार्शनिक जो है अलग अलग विचारधारा के हो सकते हैं, कोई व्यक्ति किस विचारधारा को रखता है, कोई कौन सी को रखता है, उस तरह से। तो वसुमित्र क्या होते हैं, दार्शनिक होते हैं। इसके अलावा चतुर्थ बौद्ध संगति के क्या होते हैं, ये अध्यक्ष होते हैं। अब यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आता है नागार्जुन। नागार्जुन को भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये नागार्जुन भी क्या होते हैं, एक तो फिलोसफर भी होते हैं, और उस समय के जो वैज्ञानिक तरीकों के जो अपनाया करते थे वो कौन करते थे, नागार्जुन। सापेक्षता का सिद्धांत पढ़ा है, क्या कहता है, सापेक्षता का, फिजिक्स नहीं पढ़ी, क्या है, वैज्ञानिक थे ना, जाके सर्च करना। तो नागार्जुन के बाद में एक और व्यक्ति लिख लीजिए, चरक। चरक जो थे इसके क्या थे, राजवेद हुआ करते थे, रॉयल फिजिशियन हुआ करते थे, और उसको क्या बोलेंगे अपन, जो चरक हैं वो भी इसके दरबार में रहते थे। ये क्या होते थे इनके, राजवेद या चिकित्सक, मतलब डॉक्टर। हाँ हाँ, वो चरक संहिता ही लिखते हैं, ठीक है। चरक जो है क्या लिखते हैं, चरक संहिता लिखते हैं, है ना। जो मेडिकल क्षेत्र में देखते होंगे ना आप, हिप्पोक्रेटस शपथ तो दिलाई जाती है डॉक्टरों को, है ना, कि भाई आपको जो है मरीजों के साथ अच्छे व्यवहार रखना है, अच्छे उससे उसको सही करना है ना। ये तो शपथ उनको दिलाई जाती है। हिप्पोक्रेटस का नाम सुना होगा आपने सबने, मेडिकल क्षेत्र में उसकी ओथ दिलवाई जाती है। लेकिन जो चरक संहिता है, आप जो सर्जरी देखते हो आज, सुश्रुत का भी नाम सुना होगा आपने, तो इस समय जो है ये कहीं ना कहीं शल्य जो चिकित्सा है उसके भी कहीं ना कहीं महान जो है कार्य इन टाइम इनके टाइम से हो चुके थे, है ना। शुरुआत जो है यहीं से हमें मिलती है। तो राजवेद और चिकित्सक कौन थे, इनके चरक थे, जो चरक संहिता लिखते हैं। अब लिखिए भाई, इनके टाइम पे और क्या हुआ था, तो गांधार और मथुरा कला जो मूर्तियां बनना शुरू हुई थी वो किसके टाइम से हुई थी स्टार्ट,
कनिष्क के टाइम से हुई थी। गांधार और मथुरा कला, मथुरा कला, इनमें जो है मूर्ति का क्या हुआ था, मूर्ति निर्माण की जो शैली है उसका विकास हुआ था। विकास हुआ। अब लिखिए अगला। अब ये गांधार और मथुरा समझाने की जरूरत नहीं है ना। जो गांधार शैली है वो ऐसी लगेगी कि मेरी ये शर्ट है, अगर इसमें कुछ सलवट सी आ रही है तो वो भी आपको क्या होगी, उसमें दिखाई देगी। लेकिन जो मथुरा कला है तो मथुरा कला में कोई सलवट वगैरह नहीं दिखते, डायरेक्ट जैसे जैसे हैं पत्थर की जो मूर्तियां होती थी उनमें बड़े बड़े आकार में उनके हाथ पैर बना दिए जाते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जब गांधार कला को आप देखोगे तो जो हेलेनिस्टिक आर्ट बताई थी, किसी ने कल मूर्तियां मैंने बताई, देखी आपने सोक्रेटिस की स्टेचू? नहीं देखी होगी, देखे ना। तो उसमें क्या है, सोक्रेटिस के जो बाल है वो घुंघरेले बताए गए। बुद्ध की मूर्ति सबने देखी होगी, जो बुद्ध की मूर्ति है घुंघरेले बालों वाली, वो गांधार कला की है। जब मथुरा कला में आप देखोगे ना तो बुद्ध के घुंघरेले बाल वगैरह कुछ नहीं है, उनको डायरेक्ट ऐसे ही बिठा दिया गया है। पत्थर की जो मूर्ति है वो बिल्कुल सपाट सी है और उनके जो कपड़े वगैरह उनमें नहीं मिलते हैं। बुद्ध के जो है ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि इन्होंने कपड़े जो धारण कर रखे हैं। लेकिन जब गांधार कला की मूर्तियां देखोगे तो उनमें ऐसा लगेगा कि बुद्ध ने जो है एक अंगवस्त्र डाल रखा है और उसमें सलवट सी पड़ी हुई है और जो उनके बाल हैं उनको घुंघरेले घुंघरेले जो है दिखाया हुआ है। तो ऐसी मूर्ति जो है गांधार कला के, मतलब गांधार कला जो है बिल्कुल वास्तविक जैसी लगती थी, जबकि मथुरा कला है वो थोड़ी पुराने टाइप के जो देवी देवता है ना उनकी मूर्तियां आप देखते हो मंदिरों में, वैसी की वैसी है ना। लेकिन जो नई कला है वो मथुरा कला, सॉरी मथुरा कला थोड़ी क्या होती है, जैसे अपन आध्यात्मिक रूप से चिंतन करते हैं ना कि ऐसी होगी, है ना, तो वो ज्यादा उसमें परिवर्तन नहीं देखने को मिलते। लेकिन बहुत बारीकी से जो काम देखते हैं, बारीकी से काम, उसके कान, नाक, आंख बहुत तीक्ष्ण रूप से बनाए जाते हैं, जैसे कि जैसे असली हो, ऐसा प्रतीत होता है देखने में। लेकिन जो मथुरा कला है, मथुरा कला में हमें इतना आभास नहीं होता है। सामान्य रूप से आप पहचान लोगे कि ये इसकी मूर्ति है, लेकिन इनमें जो काम होता था वो बहुत बारीकी से होता था। उसकी आंखें कैसी है, उसकी भुएं कैसी है, उसकी नाक कैसी है, उसकी दाढ़ी कैसी है, एक एक चीज के बारे में अच्छे से सजाया जाता था। अब ये तो किस में हो गए, मूर्ति कला के क्षेत्र में। अब यहाँ पर जो सिल्क रूट था, रेशम मार्ग, इसके टाइम पे क्या हुआ था, जो इसका सिल्क रूट था या रेशम मार्ग इसको बोल देते हैं, तो इस पर भी क्या हो गया था, इसका अधिकार हो गया। क्योंकि अभी तो आएगा रेवेन्यू, और रेवेन्यू आएगा तो अच्छी पावर होगी शासक की, है ना, शक्ति बढ़ेगी। इसके अलावा जो कनिष्क है, फिर बाद में ये क्या करता है, मथुरा के बाद में ये पाटलिपुत्र तक भी पहुंच जाता है। तो पाटलिपुत्र से इसको तीन चीजें मिलती है। एक तो अशोक ही मिल जाता है, अशोक पहले पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र में रहता है, तो अशोक क्या करता है, सॉरी अशोक नहीं, कनिष्क। तो कनिष्क क्या करता है, अशोक घोष को अपने दरबार में शरण देता है, अपने दरबार में बुला लेता है। इसके अलावा जो बुद्ध भिक्षा लेते थे, एक पात्र आप उनके हाथों में देखते होंगे, सीरियल तो सबने देखा होगा। तो बुद्ध एक पात्र लेते थे भिक्षा मांगने के लिए। तो जो भिक्षु होते हैं वो क्या करते हैं, किसी एक बर्तन होता है उसी में क्या करते हैं, वो भिक्षा ग्रहण करते हैं। तो कनिष्क जब वहां जाता है पाटलिपुत्र में, तो उसको वो पात्र जो है वो मिलता है। तो ये क्या करता है, कनिष्क अपने साथ उसको लाता है, किसको, उस जो गौतम बुद्ध थे उनका भिक्षा पात्र। दो चीज हो गई। तीसरी जो चीज मिलती है यहाँ पर, एक अलग किस्म का जो है कुक्कुट सा मिलता है। कुक्कुट समझते हो, कुक्कुट पालन तो सुना होगा, हाँ, कुक्कुट पालन को बोलेंगे मुर्गी, मुर्गी पालन, है ना। तो हाँ, पोएट्री। तो उसी की तरह से एक कुछ उनको खिलौना टाइप का मिलता है, तो उसको भी ये क्या करते हैं, अपने साथ लाते हैं। ये कहाँ मिलते हैं इनको तीनों चीज, पाटलिपुत्र में। इसके अलावा एक जो यहाँ पर है, एक जगह है महास्थान, या इसका जगह है बोगरा, महास्थान या बोगरा। इस पर क्या है, इनके कुछ सिक्के मिलते हैं, और उन सिक्कों में क्या है, इसको ऐसा बताया गया है, मतलब
जो कनिष्क है, कनिष्क क्या करे हुए, खड़े हुए वो, है ना। इनकी जो मुद्राएं मिलती है कनिष्क की, कहाँ से, महास्थान या बोगरा से। तो इसमें कनिष्क की जो मूर्ति आकृति मिली है, इसमें कनिष्क को क्या है, खड़ा दिखाया गया है। मतलब सिक्कों में कनिष्क की आकृति बनी हुई है, तो उसमें ये क्या है, खड़ा हुआ है कनिष्क। अगला लिखिए, जो मथुरा से मिलते हैं कुछ सिक्के, मथुरा के जो सिक्के हैं इनमें कनिष्क को क्या किया है, ऊपर एक चोगा टाइप का पहन रखा है और पैरों में क्या है, बड़े बड़े जूते पहन रखे हैं। इस टाइप की जो है मूर्ति मिलती है इसकी। बोगरा में मूर्ति कैसी मिली है, कुछ मूर्तियां कुछ सिक्के तो उसमें कनिष्क को खड़े दिखाया गया है, लेकिन जो मथुरा में मिली है कुछ मूर्तियां कनिष्क की मूर्तियां ना, इन मूर्तियों में क्या बताया गया है, कनिष्क को, जो कनिष्क है उसने क्या कर रखा था, एक चोगा पहन रखा था और पैरों में जो है बड़े बड़े जूते थे, बड़े बड़े जूते। चोगा जानते हो, मतलब एक वस्त्र होता है जो यहां से लेकर पूरा मतलब घुटनों से थोड़ा नीचे तक होता है, चोगा, ठीक है। तो एक तो चोगा धारण कर रखा था उसने, दूसरा उसके जूते जो थे बहुत बड़े बड़े उसमें दिखाए गए हैं ना। तो ये मूर्ति कहाँ से मिलती है, मथुरा से मिलती है, किसकी, कनिष्क की, है ना। इसके अलावा जो कनिष्क है वो एक लड़ाई लड़ता है चीन के शासक से, चीन के शासक का नाम होता है पांचाओ। कनिष्क क्या करता है, एक शासक होते हैं पांचाओ, कहाँ के, चीन के पांचाओ। तो इससे क्या होता है, इसका युद्ध होता है। तो कनिष्क को क्या कर देते हैं, ये पहली बार में तो पराजित कर देते हैं। पांचाओ इतना शक्तिशाली शासक होता है जो कनिष्क को क्या करता है, पहली बार में पराजित कर देता है, लेकिन सेकंड बार में क्या करता है, कनिष्क उसको जीत लेता है ना। कनिष्क क्या करता है, उस पर अपना अधिकार कर लेता है या उसको हरा देता है। पहली बार में पराजित हो जाता है या पराजय हो जाता है, लेकिन दूसरी बार में, दूसरी बार में क्या होता है, विजय हो जाता है। इसलिए कहता हूं कोशिश बार बार होनी चाहिए, 1000 बार होनी चाहिए, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी, है ना। बस छोड़ना नहीं है ना। दशरथ माझी की मूवी देखी होगी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो इसी तरह से जो है आप भी लगे रहिए, ठीक है। इसके अलावा कनिष्क को जो है भारत का द्वितीय अशोक बोला जाता है। कनिष्क को क्या कहा जाता है, द्वितीय अशोक, सेकंड अशोक। कनिष्क को द्वितीय अशोक क्यों बोला गया है, क्योंकि जो बौद्ध धर्म की स्थिति अशोक के टाइम पर थी, वैसी की वैसी स्थिति किसने ला दी थी, कनिष्क ने ला दी थी, है ना। बौद्ध धर्म जो है बहुत काफी एक्सट्रीम पे पहुंच चुका था इसके टाइम पे जो है। जैसे अपन अशोक के टाइम पे देखते हैं कि उसका बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार काफी बेहतर तरीके से होता है, अच्छे से होता है, उसकी काफी जो है अहमियत बढ़ जाती है। उसी तरह से कनिष्क के शासन काल में भी जो बौद्ध धर्म है वो काफी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। लेकिन ऐसा मानते हैं कि कनिष्क के बाद में किसी भी राजवंशों ने क्या किया, बौद्ध धर्म को उतना ज्यादा संरक्षण नहीं दिया। और आज हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के जो लोग हैं वो काफी कम देख पाते होंगे आप, ठीक है। जैनिज्म तो बहुत कम है, बौद्ध तो फिर भी ज्यादा मिल जाएंगे कुछ लोग। अगला लिखिए भाई, कनिष्क को एक जो तांबे का सिक्का मिलता है तो उस पर इसको बलि देते हुए दिखाया गया है। अब एक तरफ तो अपन कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म को ज्यादा संरक्षण मिला होगा, तो बौद्ध धर्म तो क्या करता है, शांति की बात करता है, अहिंसा की बात करता है ना। मतलब बलि वगैरह देने के लिए मना करता है। लेकिन यहाँ पर एक सिक्का जो मिलता है, उस सिक्के में क्या मिलता है, आपसे पूछा जा सकता है क्या जो कनिष्क है वो बौद्धिज्म को उसने बहुत बढ़ावा दिया है, लेकिन उनके कुछ सिक्के मिलते हैं तो उस पर बलि देते हुए दिखाया गया है। तो फिर आपको क्या होना है, न्यूट्रल होना है। अपन थोड़ी कह सकते हैं, अपन ने थोड़ी देखी घटना की कैसा क्या था, लेकिन कुछ सिक्के तो अपन को प्राप्त होते हैं। तो उसमें क्या हुआ है, कनिष्क को
बलि देते हुए जो है उसमें दिखाया गया है, और उस सिक्के को बोला जाता है बलवेदी। समझ रहे हो? इस सिक्के में क्या मिलता है? कनिष्क को बलि देते हुए दिखाया गया है। अब बलि कहाँ देगा? वेदिकाएं होती है ना, अग्नि वेदिकाएं, जहां पर हवन करते हैं, बलि कहाँ देता है? उसी में तो देगा कि भाई किसी पशु की मैं क्या करूंगा, अच्छे से मतलब बलि दूंगा तो ही अच्छी चीजें मुझे प्राप्त होगी। जब आप इस्लाम को पढ़ोगे तो इस्लाम में क्या एक कॉन्सेप्ट आता है कि वहां पर ऐसा मानते हैं कि जितनी ऐसी जो वस्तु जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा उसके साथ व्यवहार करते हैं, अगर ऐसी चीज को अपन क्या करें, बलि दे देते हैं, तो ईश्वर क्या करता है, जो खुदा है वो हमारी जो मन्नत है, जो भी हमारी बातें हैं, उनको क्या कर लेता है, कबूल कर लेता है, और वो क्या करता है, जो हम मांगते हैं वो हमें प्राप्त करवा देता है। जैसे मान लो मैं, मेरा फोन है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, बहुत अच्छे से रखता हूँ, अगर मैं इसकी बलि दे दूँ तो क्या होगा, जो मैंने मांगा है, मेरी इच्छा है, वो मुझे मिल सकती है। तो उसमें एक जो इस्लाम धर्म है उसमें क्या करते हैं, वो जो भेड़ है ना, भेड़, भेड़ के बच्चे को बोलते हैं मेमना। तो उस मेमने को क्या करते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से बच्चे की तरह वो पालते हैं, और बच्चे को अच्छी तरह से पालते हैं, उसके बाद में उसकी बलि दे देते हैं। तो बोलते हैं कि हमने तो क्या किया, उससे बहुत प्रेम किया, और अब उसकी हमने बलि दे दी, और हमने जो ईश्वर से मांगा वो हमें इस्लाम में मतलब ऐसा मानते हैं कि वो प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो वो सब अलग अलग ग्रंथ है, तो वहाँ सब अलग अलग मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सिक्कों में क्या मिलता है, कनिष्क को बलि देते हुए दिखाया गया है, और इस सिक्के को क्या बोला जाता है, बलि वेदी। ठीक है, बलि वेदी सिक्के में क्या बताया गया है, कनिष्क को बलि देते हुए दिखाया गया है। इसमें एक शासक और आते हैं, हुविष्क। कनिष्क के मतलब जो कुषाण है, कुषाणों में रहते हैं, हुविष्क। तो हुविष्क जो है, हुविष्क कश्मीर में एक नगर बसाता है, उसको बोलते हैं हुविष्कपुर। ठीक है, हुविष्क क्या करता है, ये कश्मीर में ये भी एक नगर बसाता है, कनिष्क भी। श्रीनगर जो है, श्रीनगर को बसाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, कनिष्क को जाता है। तो अपन बात कर रहे हैं अभी हुविष्क की, हुविष्क। तो ये हुविष्क है, ये कश्मीर में क्या करते हैं, एक नगर की स्थापना करते हैं। कश्मीर में ये हुविष्कपुर बसाते हैं। ठीक है, कश्मीर में क्या करते हैं, ये हुविष्कपुर जो है नगर को बसाते हैं। और इसका जो उल्लेख हमें मिलता है, तो राज तरंगिणी किसकी है, कल्लड़ की। तो कल्लड़ की पुस्तक, क्योंकि ये कल्लड़ की पुस्तक है ना, ये पूरे कश्मीर के इतिहास से, मतलब कश्मीर में कितने राजवंश हुए हैं, उन्होंने क्या क्या किया है, उन्होंने कौन कौन से मंदिर बनवाए हैं, उसकी सारी जो जानकारी है वो किससे मिलती है हमें, कल्लड़ की राज तरंगिणी से मिलती है ना, क्योंकि कश्मीर का इतिहास जो है उसमें सारा मिलता है। तो ये इसमें बात करता है कि हुविष्कपुर है वो किसने बताया है, हुविष्क ने बसाया है ना, हुविष्कपुर नगर है। तो ये कहाँ से मिलता है हमें, कल्लड़ की राज तरंगिणी से। राज तरंगिणी, ठीक है, राज तरंगिणी से हमें जानकारी मिलती है कि उसने क्या किया है, किसको बसाया है, हुविष्क ने हुविष्कपुर को बसाया है। अगला इसमें लिखिए, इसके जो सिक्के हैं इस पर शिव, स्कंद, 3 पुराण आप पढ़ते होंगे, शिव पुराण, स्कंद पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है, 18, वेरी गुड। विष्णु पुराण, ठीक है। तो ये जो मतलब पुराण तो थे ही, अब उसके अलावा ये जो देवी देवता थे, इनका भी क्या मिलता है इसमें, जिक्र मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, इनकी जो आकृतियां हैं, वो आकृतियां किसके सिक्कों में मिलती है, हुविष्क के सिक्कों पर। ठीक है, ये पुराण थे, है ना, सिक्कों पर किस किस की मिलती है, कहाँ जा रहे हो, पुराण तो थे, है ना। तो इन देवताओं को क्या मिलती है, सिक्कों पर आकृतियां मिलती है ना, किसके टाइम पे, हुविष्क के टाइम पे।
हाँ, ये जैसे कनिष्क पढ़ा हमने, कनिष्क तो क्या है, कुषाण वंश का महान सम्राट हो गया, है ना। कुषाण वंश का जो है महान शासक हो गया। अब उसके बाद में जो अंतिम में आते हैं वो हुविष्क की आते हैं। तो हुविष्क के टाइम पे क्या होता है, ये भी क्या करते हैं, एक तो नगर की स्थापना करते हैं, हुविष्कपुर को बसाते हैं, कहाँ पर, कश्मीर में। और हुविष्कपुर के अलावा ये क्या करते हैं, सिक्के जो जारी करते हैं, उन सिक्कों में शिव की भी आकृति मिलती है, शिव के अलावा स्कंद की भी और विष्णु की भी, ये कुछ देवता थे उस समय के, इनकी क्या मिलती है, उसमें आकृति मिलती है। अब जो हुविष्क है इसके बारे में एक जिक्र मिलता है कि जो रुद्रदामन होता है, कब, 150 ईस्वी में आता है रुद्रदामन। तो ये रुद्रदामन क्या करता है, शक शासक हुविष्क को पराजित कर देता है। समझ पा रहे हैं। कनिष्क अपन ने कब देखा है, 78 ईस्वी में उसने शासन गद्दी को संभाला था, लंबे समय तक उसने शासन किया। लेकिन बाद में जब हुविष्क आते हैं तो हुविष्क क्या करते हैं, किससे पराजित हो जाते हैं, हुविष्क को शक शासक, हाँ, इनका टाइम थोड़ा मिलता नहीं है। लेकिन अपन देखते हैं कि शक शासक जो रुद्रदामन होता है वो लगभग 130 ईस्वी में तो क्या करता है, वो गद्दी पर बैठता है और 150 ईस्वी तक वो लगभग शासन करता है। तो इसलिए जो है 150 ईस्वी में वो क्या करता है, जूनागढ़ अभिलेख को भी खुदवाता है रुद्रदामन। तो हमें इससे पता चलता है कि हुविष्क को पराजित किसने किया था, शक शासक रुद्रदामन ने क्या किया था, रुद्रदामन ने पराजित पराजित कर अपने क्षेत्र में मिला लिया। जो कुषाण वंशों का क्या था, जो क्षेत्र हुआ करता था उसको कौन मिला लेता है, रुद्रदामन मिला लेता है ना। क्योंकि रुद्रदामन कौन से क्षेत्र में शासन कर रहा होता है उस समय, ये जो गुजरात से लेकर मालवा वाला जो क्षेत्र था वो किसके अंडर में था, शकों की जो पश्चिमी शाखा थी उसके अंतर्गत आता था। तो शक क्या कर देते हैं, इसको हुविष्क को क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। क्योंकि कनिष्क का जो शासन काल है वो भी कहाँ रहता है, कश्मीर वाले क्षेत्र में रहता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, इनका विस्तार कर लेते हैं शक शासक। तो शक शासक जो होते हैं रुद्रदामन, वो क्या करते थे, हुविष्क को पराजित कर देते हैं और अपने क्षेत्र में जो है उसको मिला लेते हैं। और रुद्रदामन कब बनेंगे राजा, 130 ईस्वी से 150 तक जो है उनका कार्यकाल रहता है ईस्वी में। तो ये कंप्लीट हो जाता है कुषाण वंश भी। ठीक है, आगे जो क्लास हम रहेगी वो रहेगी आपकी गुप्त वंश पर। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी।